लोग उस पर एक नज़र डाल देते हैं। हमने इसके प्रथम भाग में लोकतंत्र का संवैधानिक स्वरूप क्या होता है इसके विषय में जाना था। लोकतंत्र हेतु तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है इसके विषय में जाना था। संविधान निर्माण की विधि क्या होती है इस पर हमने चिंतन किया था। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना इसको हमने जाना था। और दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या समानताएं हैं इसके संबंध में भी हमने चर्चा आपसे की थी। बच्चों, आज का जो हमारा शिक्षण है वो इन बिंदुओं पर केंद्रित होगा। इनको हम समझ लेते हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा क्या होती है। आज हमारा शिक्षण इसी पर आधारित होगा। तो आज के जो हमारे अध्ययन के उद्देश्य हैं उनको हम समझ लेते हैं। प्रत्येक कार्य का कोई उद्देश्य होता है, तो आज के शिक्षण का भी जो हमारा उद्देश्य है वह है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है हम इसको समझ सकेंगे। भारतीय संविधान कैसे बना हम इसको भी समझ सकेंगे और संविधान सभा के महत्व एवं उसके कार्यों को हम समझेंगे। बच्चों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे पहला प्रश्न यही है। दुनिया के सभी देशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित हैं, चाहे वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली हो या कोई अन्य प्रणाली हो। शासन चलाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की, कानूनों की जरूरत होती है। मूलभूत जो नियम होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, उन्हीं के आधार पर शासन चलता है। तो ये जो नियम होते हैं इनकी प्रतिपूर्ति जो होती है वो संविधान के द्वारा ही हो सकती है। अर्थात संविधान के बिना किसी भी देश का शासन चलाना अत्यंत कठिन कार्य है। आइए उदाहरण के लिए हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को ले लेते हैं। हम इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि संविधान निर्माण कैसे होता है और संविधान की आवश्यकता क्या होती है। इस नवीन लोकतंत्र में कौन, दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतंत्र बना, उस नवीन लोकतंत्र में दमन करने वाले अंग्रेज लोग और दमन सहने वाले जिन्हें ये अश्वेत कहते थे, वो दोनों एक साथ रहने के लिए तत्पर थे। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए और हम अपने देश में रहने लगे, जबकि अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में वो जो अंग्रेज थे उन्होंने भी कहा कि हम यहीं रहेंगे, और जो वहाँ पे शोषित थे, जिनका शोषण हुआ था, उन्होंने भी कहा कि हम यहीं रहेंगे। तो जब दो दुश्मनों को एक साथ रहना था, ऐसी स्थिति में उन दोनों पक्षों में न केवल अविश्वास था बल्कि भय की स्थिति भी थी कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो। किस प्रकार का अविश्वास एवं भय था हम लोग समझ लेते हैं कि बहुसंख्यक जो अश्वेत थे, अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं थे, वो बहुसंख्यक थे, उनके मन में इस बात का भय था कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन रूपी मौलिक सिद्धांत का अल्पीकरण न हो जाए। अर्थात बहुमत का जो शासन है, मौलिक सिद्धांत उसका जो होता है कि बहुमत का शासन, लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है कि जो बहुमत में होगा वह शासन करेगा और जो अल्पमत में होगा, अल्पसंख्यक में होगा, वह शासन नहीं करेगा। तो बहुमत में कौन थे? अश्वेत थे। तो उनको यह डर था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस सिद्धांत का अल्पीकरण हो जाए। और अल्पसंख्यक गोरों का, जिनकी संख्या कम थी, उनको इस बात का भय था कि हमारी संपत्ति न छीन ली जाए, हमारे विशेषाधिकारों का अंत न कर दिया जाए। इस तरीके के भय दोनों पक्षों में थे। लंबी बहस के बाद दोनों पक्ष निम्न बातों पर तैयार हुए, समझौता हुआ। कौन कौन सी बातें थी? गोरे लोग बहुमत के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, एक व्यक्ति और एक वोट के अधिकार को मानने के लिए तैयार हो गए। गरीब एवं मजदूर वर्ग के बुनियादी अधिकारों को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, पहले नहीं था। अश्वेत लोगों ने माना कि सभी फैसले सिर्फ बहुमत के आधार पर नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुमत कहे वही सही है, अगर गलत बात बहुमत कह रहा है तो वो भी मानी नहीं जाएगी ना। तो जो हमारे अश्वेत थे उन लोगों ने इस बात को माना कि नहीं, सभी फैसले बहुमत के आधार पर नहीं होंगे। अगर कोई गलत फैसला है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि गोरों के साथ अत्याचार हो। बहुमत के द्वारा ये लोग गोरों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करेंगे, ऐसा अश्वेतों ने माना। यह समझौता मानना और लागू करना अत्यंत कठिन कार्य था। क्यों कठिन था? क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा कैसे करते, तथा इस बात का क्या भरोसा था कि भविष्य में इस समझौते को दोनों पक्ष तोड़ेंगे नहीं। आज आपसे हम कोई समझौता कर लें और कल अपनी बात से पीछे हट जाएं, तो इसे कैसे मानेंगे? तो उसका एक रास्ता निकाला गया कि क्यों न जो है सभी शर्तों को हम लोग लिखित पढ़त रूप में लिपिबद्ध कर लें।
बच्चों वही हुआ। और अगर कोई चीज़ लिपिबद्ध हो जाएगी तो भविष्य में दोनों पक्ष उसको मानने के लिए बाध्यकारी होगा और वो बाध्य होंगे। संविधान में निहित आवश्यक शर्तें, कौन कौन सी संविधान में शर्तें जोड़ी गई दक्षिण अफ्रीका के, उनको देख लेते हैं। भविष्य में होने वाले चुनाव हेतु दिशा निर्देश उसमें अंकित किए गए कि भविष्य में जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे। सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विषय में कि कौन कौन से अमुक कार्य सरकार करेगी और कौन कौन से सरकार कार्य नहीं करेगी। नागरिकों हेतु कर्तव्य एवं अधिकारों की रूपरेखा। बच्चों, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्तव्य और अधिकार दोनों दिए गए हैं। हमारे लिए कुछ दायित्व हैं देश के लिए जो हमें करने होंगे, तो इसका भी वर्णन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में किया गया। समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकने हेतु प्रावधान किए गए कि जैसे आप समझिए संशोधन क्यों आवश्यकता होती है। आज आपने अपने लिए कोई शर्ट सिलवा ली, आज आप जो है 15 साल के हैं, तो क्या जब 20 साल के हो जाएंगे तब भी आप उस शर्ट को पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। या तो आप बहुत तगड़े और लंबे मोटे हो जाएंगे या आप कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपके वो शर्ट फिट नहीं बैठेगी। तो इसलिए आवश्यकता है कि समय के आधार पर, समय के अनुसार स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो जो हमारा लिखा हुआ संविधान है उसमें भी परिवर्तन हम कर सकें। जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायिक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया कि जनता अगर सताई जाएगी तो न्याय पाने के लिए कहाँ जाएगी। अब बच्चों, इससे संबंधित हम आपसे एक प्रश्न अपना ले लेते हैं, गतिविधि है हमारी आपसे। आप बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका एवं पड़ोसी देशों का, स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य, अल्पसंख्यक गोरों एवं बहुसंख्यक अश्वेतों के मध्य। हाँ, हमें मालूम है कि आप यही उत्तर देंगे कि 3 नंबर अल्पसंख्यक गोरों और बहुसंख्यक अश्वेतों के मध्य जो है मुख्य टकराव था। बच्चों, संविधान के विषय में कुछ विशेष बातें हैं, उन पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। संविधान देश का ऐसा सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा नागरिकों एवं सरकारों के मध्य संबंध निर्धारित होते हैं। अर्थात जो संविधान है वो एक लिखित पढ़त रूप में लिपिबद्ध किया हुआ एक ऐसा दस्तावेज होता है कि जिसमें लिखी हुई शर्तें, नियम, कानून वो नागरिकों के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए बाध्यकारी होते हैं। बिना उसके दिशा निर्देश के हम कुछ नहीं कर सकते। संविधान के द्वारा देश के लोगों के मध्य आपसी भाईचारा कायम होता है। सरकार गठन किस प्रकार होगा इसकी रूपरेखा संविधान में निहित होती है और संविधान ही इसको तय करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा। संविधान ही सरकार एवं नागरिकों की सीमाएं भी तय करती है। हमारी आपकी मर्यादाएं होती हैं, हम उस मर्यादाओं का उल्लंघन अगर करते हैं तो हम दंड के भागी होते हैं। तो यह नियम कायदे भी, हमारी मर्यादाएं भी संविधान में निहित की जाती हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हों ऐसा संभव नहीं है और ना ही आवश्यक है कि जहाँ जहाँ भी संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक हों, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है, भाग प्रथम में भी बताया था हमने कि यह अत्यंत आवश्यक है कि जहाँ लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वहाँ संविधान अनिवार्य है, वहाँ संविधान आवश्यक है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि संविधान लोकतंत्र में ही क्यों आवश्यक है। संविधान लोकतंत्र में इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जनता को, नागरिकों को अधिकार देते हैं और उन अधिकारों को भोग करने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं। अर्थात जब उन अधिकारों का हनन होगा तो वह न्याय पाने के लिए सरकार के विरुद्ध भी चला जाएगा न्यायपालिका। तो जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ संविधान जरूर होगा, क्योंकि बिना संविधान के लोकतंत्र की कोई मतलब नहीं होता। भारतीय संविधान का निर्माण, अब बच्चों चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान बनाना एवं लागू करना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि वहाँ तो गोरे और अश्वेत थे। यहाँ क्या था, यहाँ की विविधता एवं विशालता हमारी प्रमुख कारण थी। जो समस्या थी सबसे बड़ी कि हमारा विशाल देश था और विविधता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते थे और सबको एक साथ रहना है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं थीं, सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं थीं। भारतीय अब गुलामों की हैसियत से स्वतंत्र होकर नागरिक होने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे में जान माल का नुकसान कर बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। जब हमारा बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो हमें बहुत ज़्यादा
संघर्ष के बाद हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमने नुकसान बहुत कुछ उठाया, जान माल का हमारा नुकसान हुआ। विभाजन की इस हिंसा में दोनों ओर से लगभग 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। अंग्रेजों ने हमें देसी रियासतों के रूप में, जो देसी रजवाड़े थे बच्चों, देसी रजवाड़े, रियासतों के बीच में आपने सुना होगा झांसी के राजा थे, आपके बड़ौदा नरेश थे, गायकवाड़ जी, होलकर राजा थे, सिंधिया राजा थे, ये बड़े बड़े रजवाड़े हुआ करते थे। तो ऐसे ही देसी रियासतों के रूप में अंग्रेजों ने हमें एक और समस्या प्रदान कर दी थी आज़ादी के समय। आपको मैं बता दूं कि उस समय स्थिति इतनी भयावह थी कि इनसे कहा गया, देसी रियासतों से अंग्रेजों ने कहा, आप चाहें तो भारत संघ में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या आप स्वतंत्र रहें। अब बताइए, आप देश आज़ाद हो गया, उन्हें यह अधिकार दे दिया देसी रियासतों को कि आप स्वतंत्र रूप से घूमें, तो वो कल को बहुत बड़ी समस्या बनती हमारे देश के लिए। देसी रियासतों का यह विलय अत्यंत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य था कि वो किधर जाएं। कोई चाहता था हम भारत में जाएं, कोई चाहता था हम स्वतंत्र रहें। तो ऐसी स्थिति में यह एक चित्र आपके समक्ष है। यह है हमारे देश के वो व्यक्ति जिन्होंने इस समस्या से हमें निदान दिलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल इनका पूरा नाम है। इनके कुशल व्यक्तित्व के कारण रियासतों का भारतीय संघ में विलय संभव हुआ। जब संविधान बनाया जा रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान एवं भविष्य दोनों की चिंता थी। बच्चों, हमारे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासत का भारत में विलय न हो पाता। बच्चों, संविधान निर्माण का मार्ग, क्या रास्ता चुना गया, उसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण हेतु लोकतंत्र जैसे अधिकांश मौलिक बातों पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही आम सहमति बन चुकी थी। हाँ, अभी हम आपको बताते हैं, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीयों की चेतना को पुनः जागृत करना एवं राजनीतिक स्वरूप को बदलना भी हमारा उद्देश्य था। कुछ आपसी मतभेद ऐसे थे जो आज तक अनसुलझे हैं, जो नहीं सुलझ पाए, लेकिन बुनियादी विचारों पर आम राय बन चुकी थी। हमारे आज भी आपसी मतभेद हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, समाज को लेकर, उन्हें हम अभी तक निपटा नहीं पाए हैं, लेकिन आम सहमत उस समय संविधान को लेकर बन चुकी थी। 1928 ईस्वी का मोतीलाल नेहरू एवं उनके अन्य 8 साथियों द्वारा बनाया गया भारत का संविधान 1928 में मोतीलाल जी ने इसको बनाया था। एवं 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था, आज वो पाकिस्तान में है कराची, वहाँ अधिवेशन हुआ था, उसमें भावी संविधान की रूपरेखा संबंधी प्रस्ताव संविधान निर्माण हेतु मील का पत्थर साबित हुआ। कौन? 2 बातें, 1928 का जो भारतीय संविधान बनाया था मोतीलाल जी की कमेटी ने, और दूसरा कराची अधिवेशन में जो भावी संविधान की रूपरेखा बनाई गई। ये 2 मील के पत्थर साबित हुए, किसमें? संविधान निर्माण के समय। इन दोनों दस्तावेजों में भावी संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी मूलभूत विचारों पर आम सहमति बन चुकी थी। इन बातों पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन पर आम सहमति बन चुकी थी आज़ादी के पहले ही। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक व्यवस्थाओं से भी हमें अनुभव प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक के बारे में हमने कई बार आपसे चर्चा की है कि उपनिवेश, अंग्रेजों ने जो हमें उपनिवेश बना रखा था, तो उस समय गुलामी के शासन के दौरान हमने बहुत सी चीज़ें अनुभव के आधार पर भी सीख ली थी कि कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे संविधान बनेगा हमारा, तो क्या क्या हम करेंगे। 1937 के प्रादेशिक असेंबलियों के चुनावों में बनी सरकारों में 1937 में जो प्रदेश की असेंबली बनी थी, चुनाव हुए थे, उसमें भी हमारे जो भारतीय राजनेता थे शामिल हुए थे, तो उससे भी उनको अनुभव मिला था कि शासन कैसे करते हैं और क्या अच्छा होगा हमारे देश के लिए। तो भारतीय राजनेताओं को जो अनुभव प्राप्त हुआ वह भी हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को यथावत रूप में अपना लिया गया। हाँ, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। बच्चों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसका लगभग 80 से 90% भाग यथावत रूप से उठा करके संविधान में रख लिया गया।
बाकी हमने अन्य देशों से लिया, जो हमने जहाँ से अच्छी चीज़ पाई उसको ग्रहण कर लिया, तो ये अच्छी बात है। हमारे राजनेताओं ने अच्छे विचारों एवं अनुभवों को लेने में कोई परहेज नहीं किया, अतः हमने विश्व के बहुत से देशों के संविधानों से जो अपने लिए उपयोगी पाया उसे ले लिया। जैसे फ्रांसीसी क्रांति से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो आदर्श विचार थे, हमने इसको वहाँ से ले लिया, फ्रांसीसी क्रांति से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, इंग्लैंड से संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली। आज हमारा देश हमारे में संसद हमारी सर्वोच्च मानी जाती है, नियम वही बनाती है, तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली, इंग्लैंड से। अमेरिका से क्या लिया, न्यायिक व्यवस्था। आज जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो अमेरिका की देन है, और अधिकारों की, मूल अधिकारों की सूची, ये हमने अमेरिका से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया, संघात्मक व्यवस्था। हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली। आयरलैंड से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हमने आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया। रूस से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए। जो सोवियत संघ था उस समय, तो हमने उससे मौलिक कर्तव्यों को लेकर अपने संविधान में समावेशित किया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली, तो यह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन प्रणाली ली। अभी आपसे चर्चा की थी कि संशोधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब कभी भी देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें आवश्यकता हो, हम अपने संविधान में संशोधन कर सकें। यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली थी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जर्मनी के जो वाइमर संविधान था, उससे हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली। यह राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं कि आपातकाल में अगर कोई समस्या हो तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान सभा, अब हम चर्चा करते हैं संविधान सभा क्या थी, जिसने बनाया संविधान को। देश के संविधान को निर्मित करने हेतु बनाई गई कुछ व्यक्तियों की सभा संविधान सभा कहलाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, और इसकी अध्यक्षता करने के लिए तात्कालिक समय, उसी समय अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और उस समय इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो भारत के बाद में प्रथम राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद संविधान सभा भी विभाजित हो गई, 2 भागों में विभाजित हो गई। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्य संख्या जो 389 थी, वह जो है घट करके 299 रह गई। इस सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया, परंतु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए, बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया, 26 जनवरी 1950। क्यों बच्चों, आपको याद दिला दें, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, जो 1929 से 1930 तक चला था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और शपथ ली थी सभी नेताओं ने कि जब कभी भी हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम 26 जनवरी के दिन ही अपने देश के जो है स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हमारा देश अगस्त में ही स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त के अलावा किसी अन्य तिथि को नहीं मना सकते। तो एक तिथि हमारी बाकी थी 26 जनवरी, तो हमने कहा कि नहीं, अगर स्वतंत्रता दिवस नहीं हमने इसको लागू किया तो हम अपने देश के गणतंत्र के रूप में, हम अपने संविधान के रूप में इस दिन को याद करेंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया और नवंबर से लेकर जनवरी तक इंतजार किया। ठीक है बच्चों, यह आपको हमने जानकारी दी। इसी की याद में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? जो प्रारूप बनाया गया संविधान का, उसके समिति के सदस्य कौन थे? तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, बी एल मित्तल और फिर बाद में एम माधव राय, इनकी जगह पर बाद में ये आ गए थे, तो यह भी इसके सदस्य थे। और डीपी खेतान आए किसकी जगह? टीटी कृष्णामाचारी की जगह ये डीपी खेतान आ गए। तो ये 7 लोगों की संविधान सभा एक बनी। अब कुछ लोगों से परिचय करा देते हैं आपका। यह है सरोजनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व की धनी, और हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों में, क्रांतिकारियों में अग्रणी भूमिका इनकी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बच्चों ये।
आप हैं टीटी कृष्णामाचारी, प्रारूप समिति के सदस्य थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री भी थे। आप हैं अबुल कलाम आज़ाद जी, ये प्रमुख शिक्षाविद थे, कांग्रेसी नेता थे और केंद्रीय सरकार में ये प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में इनको रखा गया था। जयपाल सिंह भारती यहाँ की टीम के प्रथम कप्तान थे और एक शिक्षाविद थे। आप झारखंड पार्टी के ये संस्थापक भी रहे। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थीं और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ये अध्यक्ष थीं। आप हैं एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और बंगाल के राज्यपाल भी आप रहे। बलदेव सिंह जी संविधान सभा में मनोनीत सदस्य थे जिनको नियुक्त किया गया था और केंद्रीय सरकार में आप रक्षा मंत्री थे। आप हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी इनको कहा जाता है संक्षिप्त रूप में, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक एवं सरकार में मंत्री थे। आप हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जनसंघ, आज जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानते हैं, ये वही जनसंघ है, उसके ये संस्थापक थे और सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आप हैं जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू, इनको कौन बच्चा नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। आप हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सरकार में कानून मंत्री के रूप में इनको रखा गया था। बच्चों, अब आपसे इसी संदर्भ में हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं कि संविधान निर्माण में इन नेताओं एवं उनकी भूमिका को सही प्रकार से मेल करना है। आपको ये मेल नहीं है, आपको मेल करना, अभी बताया। तो भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ढूंढो जरा यहाँ कहाँ है, ये देखिए, ये हैं प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, तो यहाँ से हम मिला देंगे भीमराव अंबेडकर जी को। मोतीलाल नेहरू कौन थे? अभी बताया था, 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 सदस्यीय टीम ने मिलकर क्या किया था? संविधान बनाया था। तो ये देखिए 1928 में भारत का संविधान बनाया, तो मोतीलाल नेहरू को इनसे हम मिला देंगे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, अभी आपको बताया। तो राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इससे मैच कर देंगे यहाँ से। सरोजनी नायडू कौन थी? संविधान सभा के सदस्य के रूप में, इनको हम इनसे मिला देंगे। आज हमने क्या सीखा? बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने जो सीखा उस पर एक हम दृष्टि डाल लेते हैं। पहला, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हमने समझा। आपसे मैंने बताया कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, जब तक कोई कानून, कोई नियम संविधान के रूप में, दस्तावेज के रूप में लिखित नहीं होगा, तब तक हम क्या होगा? हम सरकार और नागरिक दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे और नियम कायदों पर नहीं चलेंगे। अर्थात सरकार नागरिकों के ऊपर शोषण अत्याचार करेगी और नागरिक अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार चलाने के लिए विधा कैसी भी हो, चाहे लोकतंत्र हो या तानाशाही चल रही हो या कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई कानून और नियम, दस्तावेज अवश्य रखना पड़ेगा। अगर दस्तावेज नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, तो शासन चलाना असंभव कार्य है। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी याद दिलाया था कि लोकतंत्र जहां होगा वहां संविधान अनिवार्य है, और अगर लोकतंत्र नहीं है तो भी संविधान होगा, लेकिन जहां पे लोकतंत्र है वहां संविधान अवश्य होगा। दूसरा, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हमने समझा। कैसे भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया क्या बनाई गई? पहले हमने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा ने प्रारूप समिति बनाई। अब संविधान सभा का काम क्या था? संविधान को बनाना, संविधान को निर्मित करना। अब उसमें क्या किया उन्होंने? कुछ तो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखा, कुछ उन्होंने जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 को यथावत ले लिया, कुछ जो विश्व के सभी देश थे जहाँ से हमने जो पाया उसको यथावत रूप में ले लिया। जैसे संसदीय प्रणाली अभी बताई, इंग्लैंड से ली हमने। संशोधन की जो व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। मौलिक कर्तव्य हैं रूस से लिया। जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया? आपातकाल हमने लिया, जो हमारे अधिकार हैं राष्ट्रपति को मिलते हैं। और इसी प्रकार से कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। तो ये सारी चीज़ें हमने विश्व के जितने भी संविधान अच्छे अच्छे पाए, उनसे जो हमारे मतलब की चीज़ थी हमने उसको ग्राह्य किया। तो अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया करने के लिए प्रारूप बना, प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति में अभी हमने आपको बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
ठीक है, और उसके 7 सदस्य थे। तो उन सदस्यों ने मिल करके इसका कार्य पूरा किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि हमने लाहौर अधिवेशन में शपथ ली थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तब हम संविधान उसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाने लगे। तो इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी को जो शपथ हमने ली थी उसे पूरा करना है। तो उस दिन हमने क्या किया? अपना गणतंत्र लागू कर दिया, अपना संविधान बना करके लागू कर दिया। ठीक है ना? ठीक। अब देखते हैं कि संविधान सभा के महत्व एवं कार्यों को हमने समझा। तो संविधान सभा का महत्व क्या है? संविधान निर्माण किया। कौन कर सकता था? इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। और उनके कार्य क्या थे? संविधान बनाना। तो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि हमने आज क्या क्या सीखा। बच्चों, आज का गृह कार्य हम आपको दे रहे हैं। आपको यह अच्छे से करना है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान की बाध्यता क्यों होती है, अर्थात जहां लोकतंत्र है वहां संविधान अनिवार्य है। आपको अच्छे से लिखना है। संविधान निर्माण में संपूर्ण देशवासियों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, यह भी आपको लिखना है। बच्चों, आशा करते हैं कि आज आपने इस भाग का अध्ययन बहुत ही अच्छे से किया होगा, और अगर आपको इसके संदर्भ में कुछ और भी जानकारी लेनी है या सीखना है, अध्ययन करना है, तो आप हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के सीख सकते हैं, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube लिंक पर जाकर के भी आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।